गुड इवनिंग बच्चों हम लोग मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं सतीश चंद्रा की। और अभी तक मैंने 3 पार्ट्स में छोटे छोटे पैराग्राफ्स को इसमें एक्सप्लेन किया है। बच्चों आज जो आपको आपकी स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है पैराग्राफ फॉर सेंचुरीज आफ्टर से स्टार्ट है। बच्चों आज इस यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर आप मेरे वीडियोस को फॉलो करते होंगे तो आपको 1 बाय 1 पार्ट बाय पार्ट पैराग्राफ बाय पैराग्राफ मिलता रहेगा मटेरियल। बच्चों आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। फॉर सेंचुरीज आफ्टर द कोलैप्स ऑफ द रोमन एम्पायर इन द वेस्ट, the cities virtually disappeared in Western Europe. One cause of this was the absence of gold, which the Romans had obtained from Africa and used for trade with the Orient. The period between the 6th and 10th centuries was for long called a dark age by historians. However, this was also a period of agricultural expansion which prepared the way for the revival of city life from the 10th century and growth of foreign trade. बच्चों रोमन साम्राज्य, पश्चिम में जो रोमन साम्राज्य था बहुत शक्तिशाली, धीरे धीरे करके जब वो खत्म हो गया तो यूरोप में, खासतौर से पश्चिमी यूरोप में शहरी सभ्यता थोड़ी सी कमज़ोर पड़ गई और शहरों का महत्व कुछ कम हो गया। इतिहासकारों की नज़र में इसका एक कारण था। वो कारण था कि यूरोपीय शहरों में, यूरोपीय इलाकों में सोने की कमी हो गई, सोना, गोल्ड की कमी। क्यों? क्योंकि जो रोमन अफ्रीका से सोना प्राप्त करते थे और अपने व्यापार में उसका उपयोग करते थे बाकी इलाकों से, बाकी देशों से, वो सोना अब नहीं आ रहा था। इसलिए कुछ इतिहासकार तो 6वीं से 10वीं शताब्दी के बीच के समय को अंधकार वाला युग भी कहते हैं, डार्क एज कहते हैं। लेकिन हम इस काल में हम एक अच्छी चीज़ देखते हैं कि इस काल में कृषि का विस्तार हुआ यूरोप में। और इसके कारण क्या हुआ, एक नया रास्ता, कृषि का विस्तार, कृषि मजबूत हुई, कृषि करना, खेती करना, किसानी करना यूरोप के इलाकों में। और इसने एक रास्ता निकाला शहरी जीवन को पुनर्स्थापित करने में, है ना। और 10वीं शताब्दी के बाद से इसके अलावा विदेशी व्यापार भी धीरे धीरे मजबूत होने लगा 10वीं शताब्दी, 10th सेंचुरी के बाद। बिटवीन द 12th एंड द 14th सेंचुरी, यानी 12वीं से 14वीं शताब्दी के बीच में, वेस्टर्न यूरोप वॉज अगेन एबल टू अटेन अ हाई लेवल ऑफ प्रॉस्पेरिटी। पश्चिमी यूरोप में फिर से एक संपन्नता का एक अच्छा खासा स्तर आ गया। यानी पूर्वी यूरोप की तुलना में पश्चिमी यूरोप काफ़ी संपन्न, पैसे वाला, भरा पूरा होने लगा। अ नोटेबल फीचर ऑफ द पीरियड was the growth of science and technology, growth of towns and the establishment of universities in a number of cities such as Padua and Milan in Italy. और ख़ास बात ये थी बच्चों, 12वीं से 14वीं शताब्दी के बीच में के जो यूरोप, ख़ास तौर से पश्चिमी यूरोप में ख़ास मतलब रिमार्केबल चीज़ जो थी वो थी, इस काल में विज्ञान और तकनीक
में काफ़ी बढ़ावा हुआ, नए शहर बसे, विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई, जैसे इटली में पादुआ शहर और मिलान शहर में विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई, और इन विश्वविद्यालयों में जो अध्ययन का स्तर था वो भी बहुत अच्छा था। The universities played an important part in the growth of new learning and new ideas, which were gradually to lead to the Renaissance and the rise of a new Europe. इन विश्वविद्यालयों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, खास तौर से नए तरीके से अध्ययन करना, नए तरीके से सीखने की प्रवृत्ति, नए विचारों का आना धीरे धीरे करके, और इसने धीरे धीरे करके रिनेसां बच्चों एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको आना चाहिए। रिनेसां को हिंदी में पुनर्जागरण काल कहा जाता है बच्चों, कि किस तरह से रिनेसां मैं एक पूरा वीडियो आपको एक अलग से एक 10 मिनट 15 मिनट आधे घंटा जो भी है उसका मैं एक वीडियो आपको बना के दूंगा, खास तौर से रिनेसां के बारे में। रिनेसां इसको पुनर्जागरण काल कहते हैं, और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आते हैं कि रिनेसां क्या है, ये किस महाद्वीप से संबंधित है, इसमें क्या हुआ था, कौन से काल में हुआ, वगैरह वगैरह। शॉर्ट में मैं बता दूं कि बच्चों रिनेसां यूरोप में, मध्यकालीन यूरोप में, मध्ययुगीन यूरोप में मध्यकाल जो है वो 5वीं से 15वीं शताब्दी के बीच माना जाता है। जैसे हमारे देश में जो मध्यकालीन इतिहास है वो 8वीं से 18वीं शताब्दी के बीच में है, उसी तरह यूरोप में 5वीं से 15वीं, 5th to 15th सेंचुरी के बीच में माना जाता है। रिनेसां में बच्चों यूरोप में एक नई जागरण, एक नई तरह की अवेयरनेस आधुनिकता के प्रति, अपनी परंपराओं के प्रति लोगों में जो विचार थे वो पुनर्स्थापित हुए। उसको मैं और अच्छे से बताऊंगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ग्रोथ ऑफ फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म का मतलब होता है सामंतवाद। सामंतवाद आखिर क्या होता है बच्चों? सामंत कौन होते थे? बच्चों आप लोगों को ये तो मालूम होगा कि राजा होते थे, एक बहुत बड़े राज्य के अधिकारी, हर तरह के अधिकारी, दंडाधिकारी, न्याय अधिकारी, सेना अधिकारी, हर अधिकार उनके हाथ में होता था, राजाओं के हाथ में। बच्चों राजा लोग अपने बहुत बड़े जो एम्पायर है, बहुत बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए छोटे छोटे इलाकों में अपने पूरे साम्राज्य को बांटते थे और हर इलाके में अधिकारी नियुक्त करते थे और उनके तरह तरह के नाम देते थे। इसी तरह से बच्चों जो सामंत होते थे, इंग्लिश में फ्यूडल्स बोलते हैं इनको, ये बहुत बड़े इलाके के मालिक होते थे, लेकिन राजा से छोटे होते थे, है ना। राजा के इलाके से इनका छोटा इलाका होता था। ये राजा के सहयोगी होते थे। प्रशासन में राजा इनको ज़मीनें देता था, हजारों एकड़ की ज़मीन इनके अंडर में होती थी, जिन पर ये खेती करवाते थे। फर्दर ये डिस्ट्रीब्यूट करते थे अपने लैंड मतलब अपने इलाके को, अपनी कृषि भूमि को किसानों को एज अ टेनेंट, यानी ऐसे बटाईदार, किराएदार के तौर पे भी देते थे, खुद भी करवाते थे मज़दूरों से। तो अब आप कहेंगे कि सर तो फिर इनको फ्यूडल क्यों कहा जाता है? ये काम तो लैंडलॉर्ड का भी होता है, ज़मींदार जो होता है वो भी तो यही काम होता है, करता है। ज़मीन उसके अंडर में हजारों एकड़ ज़मीन होती है, वो खेती करवाता है। नहीं बच्चों, यहाँ ज़मींदारों और सामंतों के बीच में एक लाइन का डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है। जो लैंडलॉर्ड होते थे वो सिर्फ उन ज़मीनों के मालिक होते थे। ज़मीनों को, जो कृषि योग्य भूमि है वो उसको
रीडिस्ट्रीब्यूट कर देते थे किसानों में, पीजेंट्स में, और बदले में वो उनसे रेवेन्यू लेते थे, या तो अनाज के रूप में या पैसे के रूप में, चाहे जैसे भी। सामंत जो होते थे बच्चों, उनका भी यही काम होता था। लेकिन बच्चों, सामंतों और जमींदारों में अंतर ये होता था कि सामंतों के पास अपनी एक छोटी ही सही एक निजी सेना होती थी, और जरूरत के वक्त, आवश्यकता पड़ने पर ये अपनी सेना राजा की सहायता के लिए भेजते थे। ठीक है। लेकिन जमींदारों के पास अपनी सेना नहीं होती थी। जमींदार अपनी सुरक्षा के लिए कुछ अपने अंगरक्षक, लठैत वगैरह रखते थे, जो कृषि कार्यों में उनकी मदद करते थे, किसानों से टैक्स की वसूली करना, कर की वसूली करना वगैरह वगैरह, अपना थोड़ा सा वर्चस्व स्थापित करने के लिए 2 4 10 20 50 जो है अपना लठैत वठैत अपना रखते थे। लेकिन जो सामंत होते थे बच्चों, सामंत जो हैं, फ्यूडल्स जो हैं, अक्सर उनके पास अपनी निजी सेना होती थी, घुड़सवार होते थे, पैदल सेना होती थी। अपनी सुरक्षा भी वो अपनी खुद की सुरक्षा के लिए भी रखते थे, साथ ही साथ वो राजा को भी सेना, अपनी सेना मदद के लिए देते थे। तो अब इसमें बताया गया कि किस तरह से यूरोप में सामंतवाद धीरे धीरे विकसित होने लगा, फ्यूडलिज्म। बच्चों, ये भारत में भी था, सामंतवाद भारत में, है ना। सामंतवाद की वजह से बच्चों, अगर आप इतिहास पढ़ोगे तो जो साम्राज्य होते थे, सम्राट होते थे, एम्परर होते थे, वो काफ़ी ताकतवर होते थे इन सामंतों की वजह से। लेकिन कालांतर में, यानी जैसे जैसे समय बीतता गया बच्चों, इन सामंतों ने कई जगह अपनी स्वतंत्र रियासतों की स्थापना कर दी, यानी वो मजबूत होते गए। जो केंद्रीय शासन था राजा का, वो कमज़ोर होता गया, सामंत मजबूत होते गए, और वो कभी कभी इतने मजबूत हो गए कि उन्होंने जिस राजा, जिस सम्राट के अंडर में वो होते थे, उसकी अधीनता उन्होंने स्वीकार करने से मना कर दिया और अपनी स्वतंत्र राज्य या रियासत की स्थापना की। तो सामंतों ने धोखा भी दिया राजाओं को, है ना। तो देखते हैं हम लोग यूरोप में क्या हुआ ना। अ न्यू टाइप ऑफ सोसाइटी एंड अ न्यू सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट रोज इन वेस्टर्न यूरोप फॉलोइंग द ब्रेकअप ऑफ द रोमन एम्पायर। बच्चों, जब रोमन साम्राज्य का पतन हुआ, समाप्ति हुई, तो यूरोप में एक नए तरीके का समाज, देखो, रोमन जो साम्राज्य था काफ़ी शक्तिशाली साम्राज्य था। लगभग पूरा यूरोप और एशिया, अफ्रीका के कुछ इलाकों पर भी इनका कब्जा था। बहुत ताकतवर साम्राज्य था, फलता फूलता। लेकिन बच्चों, ये रोमन साम्राज्य पुरातनपंथी, धार्मिक कट्टरवाद और दक्षिणपंथी विचारधारा, यानी मतलब जो पुराने ट्रेडिशन में बिलीव करें, इस तरह की बातें थीं। लेकिन जब ये रोमन साम्राज्य समाप्त हुआ तो पश्चिमी यूरोप में ख़ास तौर से बच्चों एक नए तरह के समाज का उदय हुआ, नए तरीके की सरकार व्यवस्था का उदय हुआ। क्या था वो, आगे पढ़ते हैं। द न्यू ऑर्डर दैट ग्रेजुअली एमर्ज्ड इज कॉल्ड फ्यूडलिज्म। और एक जो नई व्यवस्था समाज में आई धीरे धीरे करके, एकदम से नहीं आई, ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे, इसको फ्यूडलिज्म के नाम से जाना गया, सामंतवाद। दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड फ्यूडम which in English become fief. In this society, the most powerful elements were the chiefs who, with their military following, dominated large tracts of land and also played an important part in government. बच्चों, फ्यूडम का मतलब होता है एक तरह से मुखिया। इस समाज में सबसे शक्तिशाली मुखिया हुआ करते थे।
इनके पास मिलिटोरियल पावर होती थी, यानी सैन्य शक्ति होती थी। ये बहुत बड़े ज़मीन के हिस्से को अपने अधिकार में रखते थे, और इसके अलावा सरकार के गठन और सरकार को चलाने में, यानी राजा की जो सरकार है उसको चलाने में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। द किंग वॉज जस्ट लाइक वन ऑफ द मोर पावरफुल फ्यूडल चीफ। और राजा, यहाँ तक कि पश्चिमी यूरोप में ऐसी व्यवस्था थी कि राजा भी कोई शक्तिशाली, सामंतों में भी जो सबसे शक्तिशाली सामंत होता था वो राजा के तौर पे काम करता था। तो आप सोच लो कि ये जो फ्यूडल चीफ थे भी कितने शक्तिशाली हुआ करते थे पश्चिमी यूरोप में। यानी राजा तक एक सामंत ही हुआ करता था, एक सबसे ज़्यादा शक्तिशाली सामंत अपने आप को राजा घोषित कर देता था। In course of time, the monarchy became stronger and an attempt was made to limit the power of the chiefs who constantly fought each other, leading to a state of social anarchy. लेकिन हुआ क्या बच्चों, धीरे धीरे कुछ समय बाद जो राजतंत्र था, मोनार्की यानी राजतंत्र, राजा का जो तंत्र था, शासन था, वो लगातार ताकतवर होता गया। और राजाओं ने, जो राजा बन गया, ताकतवर राजा बन गया, तो उसने पूरी कोशिश की कि वो सामंतों की शक्तियों को सीमित कर दे, उस पर रोक लगाए, जो कि लगातार राज्य और समाज के मुखिया या राजा बनने की कोशिश कर रहे थे, जो सामंत। One method of controlling this was that king swore the chiefs to an oath of loyalty to him as his vassals and in return recognized the tract of land dominated by the chief as their fiefs. एक तरीका था, राजाओं ने क्या किया, इन सामंतों, इन मुखियाओं की ताकत को कंट्रोल, नियंत्रित करने के लिए ये राजा अपने अंडर में जो फ्यूडल, जो सामंत होते थे, मुखिया होते थे, उनको प्रतिज्ञा, उनको शपथ दिलाते थे वफादारी की कि भाई आप हमारे प्रति, ठीक है, वफादार रहेंगे, और बदले में हम आपका जो मुखिया का ओहदा है, जो आपका सामंत का ओहदा है, उसका हम सम्मान करेंगे। आपके पास जो ज़मीन है वो आपके पास रहेगी, उससे टैक्स वसूलने का काम जो भी है वो आप करेंगे। बच्चों, आज का वीडियो यहीं तक, और इसके बाद फिर आगे का जो नया पैराग्राफ है वो हम कल पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग है बच्चों ये सब इतिहास। तब तक के लिए गुड नाइट।